फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे पैसे की वैल्यू को समझें, पैसे को मैनेज करना सीखें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वेल प्रिपेयर्ड हों। ऐसा इसलिए कि कल को अगर फ्यूचर में आपको कोई फाइनेंशियल इशू आता है तो आप पर एक साथ बहुत सारा भार ना पड़े। मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप कैसे अपने बच्चों के लिए एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीपीएफ से, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से। पीपीएफ एक बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल ऑप्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन भी है। अगर आपका बच्चा 5 साल का भी है और आप 5 साल की उम्र से भी पीपीएफ स्टार्ट करते हैं तो उसके 20 साल के होने पर आपके पास एक अच्छा सा कॉर्पस बन जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी पीपीएफ अकाउंट है तो आप एक चाइल्ड पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप इसमें 1.5 लाख से ऊपर नहीं डाल पाएंगे और ये आपके अकाउंट और बच्चे के अकाउंट को मिलाकर है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाकर आपकी इन्वेस्टमेंट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं। आप इसमें तब इन्वेस्ट करें जब आपका जो गोल है, यानी कि जब आपको वो पैसे रिक्वायर्ड हैं, वो 5 से 7 साल दूर हो। अगर इसमें आप इक्विटी में पैसे डालेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए जानते हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट प्रकाश रंजन से कि आपको किस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एनीथिंग विच इज बियॉन्ड 5 इयर्स, इक्विटी से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हमेशा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी जो है शॉर्ट टर्म में काफी रिस्की होता है। तो अगर मान लीजिए आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन जब आप 12-13 साल जब क्रॉस कर जाते हैं तो उस वक्त की मार्केट और इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है उस पर एक नजर रखनी चाहिए। तो या तो आप 12वें-13वें साल तक जाते जाते आप इसको बहुत ध्यान से नजर रखिए, और अगर आपको ऐसा डर लग रहा है तो लास्ट के 2 साल के अंदर आप उसको एसटीपी के द्वारा या स्विच के द्वारा उसको कोई डेट फंड में अंदर मूव कर दीजिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इक्विटी, बट शॉर्ट टर्म में उसको प्रोटेक्ट कीजिए, आप डेट में मूव कर दीजिए। ज्यादातर पैसा आपका लगना चाहिए लार्ज कैप में, लार्ज और मिड कैप में, डिविडेंड यील्ड फंड में, वैल्यू फंड में, क्योंकि ये कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए। बट कुछ पैसा आप मिड कैप में भी लगा सकते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप में भी लगा सकते हैं, या सेक्टर फंड में भी लगा सकते हैं अगर बच्चे के भविष्य के लिए आप कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, यानी SSY के बारे में। अगर आपकी बेटी है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप एक फैमिली से 2 बेटियों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही उनकी जो उम्र है वो 10 साल से कम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। इसमें आपको 2022 के हिसाब से 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और जिस भी तारीख को आपने ये अकाउंट खोला है उस तारीख से 21 साल बाद इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। इसमें आपको इनकम टैक्स में रिलीफ भी मिलता है। मिनिमम आपको इसमें 250 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे इसमें बात करते हैं चाइल्ड एजुकेशन इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। इन प्लान्स में आपको मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली के हिसाब से प्रीमियम भरना होता है। टर्म खत्म होने के बाद आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, और अगर आपको इस पॉलिसी के दौरान कुछ हो जाता है तो आपके जो भी नॉमिनी होंगे उनको लाइफ कवर दिया जाएगा। अब आखिर में बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के बारे में। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसमें कुछ सालों के लिए पैसे लॉक करके रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, और एफडी में इन कंपैरिजन टू अदर इन्वेस्टमेंट टूल्स ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। और अगर अब हम बात कर ही रहे हैं इन्फ्लेशन की, तो इसे समझ भी लेते हैं कि ये कैसे ओवर द ईयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है। इसके लिए हम जानते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से कि आखिर आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। कि हम सब कंज्यूमर हैं, और हम सब कंज्यूमर जब हम बोलते हैं तो हम कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, और जैसे जैसे अगर डिमांड बढ़ता है तो आपको इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। यानी अगर आज हम ज्यादा कंज्यूमरिज्म कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, सामानों का दाम बढ़ेगा। अब हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये एक चीज बहुत तय होना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट जहां पे भी हम करें वो इन्फ्लेशन से ज्यादा अच्छा रिटर्न,
लेकिन जब हम इन्फ्लेशन को हम एक एक्सपेंस के रूप में जब देखते हैं, यानी जो हम खर्चा करते हैं, और हम अगर अपने लाइफ में देखते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंजेस आ रहा है, यानी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारे जीवन में ज्यादा है और आने वाले समय में बढ़ता ही चला जा रहा है, तो यानी आपके पैसे का जो ग्रोथ होना भी चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। तो अब एक बात मान के चलिए, अगर लंबे समय अवधि की बात कर रहे हैं तो अब मान के चलिए एनीवेयर अबव 90% तो आपका पैसे की परचेसिंग पावर खत्म हो रही है। और जैसा मैंने बोला कि पास्ट डेटा के ऊपर ये देखा गया कि 93% खत्म होता जा रहा है। तो आपका रिटर्न अगर 7% से कम होगा तब तो आपको बहुत फायदा नहीं होगा, यानी आपका रिटर्न 7% से ज्यादा होना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ।